नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। मोहम्मद गोरी वापस चला गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में यहाँ पर दिल्ली में सल्तनत की स्थापना कैसे होती है। आपको पता है, हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यहाँ पर गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में चलिए आइए पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। प्रारंभिक तुर्क साम्राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। प्रारंभिक तुर्क राजाओं या शासकों की बात आती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम पहले लिया गया। 1206 में एक नए युग का प्रारंभ होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1206 में एक नए युग का प्रारंभ होता है और भारत में इस समय सल्तनत की स्थापना से लेकर के सल्तनत के अंतिम समय तक कुल 5 वंशों ने शासन किया। पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर के 1290 तक जो वो शासन किया। उसके बाद हम खिलजी वंश की बात करेंगे 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414। फिर सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी। और अंत में लोधी वंश जो 1451 से लेकर के 1526 तक। जो हम 5 वंशों की बात कर रहे हैं, उन 5 वंशों में से मूलतः 4 तुर्क थे और एक ऐसा वंश जो तुर्क नहीं था, गैर तुर्क था, जो अफगान था। लास्ट वाला जो था वो अफगान वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्थापित किए गए गुलाम वंश की बात करते हैं, उनके अन्य नाम हमें सुनने को मिलते हैं, अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, जैसे दास वंश, मामलुक वंश। तो इनका ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो नाम और उनकी उत्पत्ति और उनकी ऐतिहासिक सत्यता के बारे में बात करेंगे। नाम बात करते हैं दास या गुलाम वंश की। पूर्व में दास जो रहे थे, उन शासकों का वंश इसे कहा जाता है। इसकी ऐतिहासिक सत्यता क्या है कि इसमें 11 शासक थे और 11 में से सिर्फ 3 ऐसे शासक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इन तीनों को जो है वो सत्ता ग्रहण करने के पूर्व मुक्त कर दिया गया था, यानी कि दास पद से या दास से हटा दिया गया। तो ये वंश लगभग सामान्य ही है इस वंश का। और दूसरा नाम है इल्बरी या आरंभिक तुर्कों की बात करें, इल्बरी जाति के तुर्क थे जिन्होंने ये वंश स्थापित किया। जैसे बात करें अजीत मोहम्मद द्वारा आरंभिक तुर्क प्रस्तावित। ऐतिहासिक सत्यता इसकी क्या है? सभी शासक इल्बरी नहीं थे। ऐबक ही इल्बरी वंश का ऐबक भी इल्बरी वंश का तुर्क नहीं था। सबसे जो ऐतिहासिक वंश का नाम जो है वो है मामलुक वंश। सबसे ऐतिहासिक है, जिसको इतिहास में मानते हैं। अरबी शब्द का ही रूपांतरण है। गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न वंश हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये इसकी उत्पत्ति की वही मामलुक वंश जो है, इसकी उत्पत्ति किसने की थी? हबीबुल्लाह द्वारा। मामलुक वंश भारत में 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले सभी 11 शासकों की स्थिति का सटीक वर्णन भी करता है और ये सर्वाधिक स्वीकृत भी। मामलुक वंश की बात करते हैं। ये लगभग 84 वर्ष, 11 शासक और 3 राजवंश थे। जिसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया और आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया। ये कुतुबी वंश थे। ये दोनों जो कुतुबी वंश थे। उसके बाद शमसी वंश की बात करें, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का नाम आता है, इसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह का नाम आता है, रजिया सुल्तान का नाम आता है, बहराम शाह का नाम आता है, मशहूद शाह और महमूद शाह का नाम आता है। ये सारे शासक जो है वो शमसी वंश से, ये सारे मामलुक वंश के अंदर ही है। फिर बलबनी वंश की बात आती है, जिसमें गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन केकुबाद और अंतिम गुलाम वंश का शासक या मामलुक वंश का शासक क्यूमर्स। ये सब जो है वो मामलुक वंश के अंतर्गत ही आते हैं। 1206 से लेकर के 1290 तक इन गुलाम वंश के शासकों ने जो शासन किया, जिसको ऐतिहासिक रूप से जो स्वीकार किया गया मामलुक वंश।
1206 का टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। साम्राज्य का विभाजन हो गया था। किसके साम्राज्य का? गौरी के साम्राज्य का विभाजन हो गया था 1206 ईस्वी में, और भारत में एक नवीन सत्ता स्थापित थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मोहम्मद गौरी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, और सीधा उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो गौरी का जो साम्राज्य होता है पूरा साम्राज्य 3 भागों में बंट जाता है। गजनी का राज्य ताजुद्दीन यलदौज को मिल जाता है, जिसको एलदौज भी कहा जाता है। सिंध और सुल्तान में नासिरुद्दीन और कुबाचा शासन करते हैं, और इंद्रप्रस्थ या दिल्ली का शासन मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारतीय राज्य क्षेत्र जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है, और परिणाम क्या रहा? भारत में स्वतंत्र तुर्क शासन की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है। ऐबक की यात्रा जो है वो दासत्व से सेनापत तक की है। ऐबक ने जो है जो दास था उस दासता को छोड़ करके खुद जो है वो सम्राट बनता है। ऐबक की जीवनी की बात करें तो इसका जन्म जो है वो तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन से ही इसको गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। इसको खरीदने वाले की बात करें तो निशापुर के फखरुद्दीन द्वारा खरीदा गया था। फखरुद्दीन ने ही इसको प्रशिक्षण देकर घुड़सवारी सिखाई थी। फिर ये गजनी आता है। गजनी में बेच दिए, फखरुद्दीन भी इसको बेच देते हैं। गजनी का एक सौदागर होता है वो खरीद लेता है, और गजनी का सौदागर जो होता है उस वो खरीद करके इसको मोहम्मद गौरी को बेच देता है। अपनी योग्यता से मोहम्मद गौरी के पास इसने अमीर अकूर अशुशाला के अध्यक्ष के रूप में कुछ पद प्राप्त किया। उसके बाद में गौरी के साथ अभियान में भारत आता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी द्वारा भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि करता है, और इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली को अपना सैनिक केंद्र बनाता है, और ऐसे जो है वो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करके दिल्ली में एक नवीन वंश स्थापित करके एक नवीन सल्तनत साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के अभियानों की बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितने भी अभियान किए वो सारे के सारे अभियान उसने लगभग सारे अभियान जो है वो मोहम्मद गौरी की तलवार के नीचे की। अभियानों की बात करें 1192-93 में उसने अजमेर और झांसी पर अभियान किया। जवानों को हराया, जवानों के विद्रोह को दबाया, बाद में बैरों को भी दबाया, और गुजरात तक अभियान जो इसने 1196 तक कर लिया था। 1193 के दिल्ली के अभियान की बात करें तो तोमर राजाओं को हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली को जो अपनी राजधानी बनाया। फिर बात आती है बुलंदशहर अलीगढ़ का अभियान भी किया। चंदावर 1194 में चंदावर का युद्ध हमने कल के लेक्चर में देखा था, तो चंदावर के युद्ध में भी ये साथ में था और इसने अभियान किया था। बुंदेलखंड 1202-1203 ईस्वी में चंदेलों को पराजित किया था। बुंदेलखंड चंदेल शासक भी थे, उन चंदेलों को पराजित करने में भी ये सफल हुआ था। अब बात आती है संयमित राज्यारोहण। 24 जून 1206 को लाहौर, पंजाब और लाहौर, इसने मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि धारण की। लाहौर के अधिकारियों के आमंत्रण पर सत्ता संभाली। लाहौर में अधिकारियों ने इसको आमंत्रित किया, और भारत के साम्राज्य की सत्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाती है। कुतुबुद्दीन ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और अपने नाम के सिक्के वगैरह वो भी नहीं ढाले, और अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा। 1208 ईस्वी में गौरी के वैदिक उत्तराधिकारी भतीजा था, जिसका नाम था गयासुद्दीन मसूद या गयासुद्दीन महमूद। महमूद के द्वारा ऐबक को दास्ता से मुक्त किया गया और स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया गया। अब बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन इसको भी बहुत सारी जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा, उन चुनौतियों की बात करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अगला पार्ट अभी कल आएगा। लेक्चर आपको पसंद आता है तो शेयर सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, लेक्चर को ध्यान से सुने। जितना स्लाइड्स में डाटा नहीं है उससे कहीं ज्यादा डाटा जो है मैं बोल रहा हूँ, बोले हुए डाटा को ज्यादा इसको सुने और इसको आत्मसात करें। 5 प्रमुख चुनौती की बात करें। उत्तर पश्चिम में क्या चुनौती थी इस साम्राज्य को? ताजुद्दीन जल्दोज का खतरा था। क्या पता ताजुद्दीन जल्दोज जो है वो भारत पर आक्रमण न कर दे और इसको सत्ता न छीन ले। फिर गजनी पर अधिकार के कारण भारतीय तुर्क राज्य पर उसका दावा भी था, क्योंकि गजनी का राजा वो बन गया था। इसका मतलब है गौरी के उत्तराधिकारी के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सकता है और भारत पर आक्रमण भी कर सकता है। मध्य एशिया में क्या ख्वारिज़्म शाह की महत्वाकांक्षा या ख्वारिज़्म शाह का भी डर था कि वो कहीं दिल्ली पर आक्रमण न कर दे। सीमा की सुरक्षा, पश्चिम से सीमा यल्दौज और ख्वारिज़्म शाह द्वारा पश्चिमी सीमा से आक्रमण किया जा सकता है, और सीमा को सुरक्षित करना ये भी उसके लिए एक चुनौती भरा समय था। बंगाल में भी एक चुनौती मिली थी। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद बंगाल और बिहार के खिलजी सरकारों
कि अपनी स्वतंत्रता का व्यवस्था। हमने खिलजी की बात करी थी, बख्तियार खिलजी की, जिसने कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और पूर्व में उसने तांडव मचा दिया। पूर्व में इतना आक्रमण करके पूर्व को परेशान कर रखा था, पूर्वी भारतीय राज्यों को परेशान कर रखा था। और बाद में उसके जो अधिकारी वगैरह थे, उसकी मृत्यु के बाद उससे भी जो है वो खतरा हो सकता था। और अंतिम जो चुनौती थी वो थी आंतरिक चुनौती। राजपूत राजाओं का विरोध, तुर्कों की दास्तां अस्वीकार कर स्वतंत्रता प्राप्ति करने। राजपूत शासक जिन्होंने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, हो सकता है वो सारे राजपूत शासक जो है वो विद्रोह खड़ा करें और कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ खड़े हो जाए। ये भी उसको एक बहुत बड़ी चुनौती लगती थी। तो अगले बार हम देखते हैं कि इन सभी चुनौतियों का सामना कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कैसे करता है और आगे भारत के अंदर किस तरह के अभियान करता है। और बाकी वाले वंश, इसके बाद बाकी वाले शासक और बाकी वाले वंश, जो भी 5 राजवंश है, उनको भी अगले आने वाले सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।